गुड आफ्टरनून। एक बार बता दो ऑडियो वगैरह प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं। हेलो। हाँ सर, ठीक है। ओके, ग्रेट। चलो, तो कैसा जा रहा है आप लोगों का प्रिपरेशंस? 10 दिन अब एक्सटेंशन भी हो गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जाम्स का। कोई भी होमवर्क तो भेजा नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ग्रुप बनाया सब ने ज्वाइन तो बराबर किया, लेकिन किसी ने भी होमवर्क उसमें डाला नहीं अभी तक। 4 या 5। होमवर्क क्या था? वेरी वेरी गुड। होमवर्क क्या था? 4-5 क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन बैंक से लिखने के लिए दिया था, मैंने कहा था सेल्फ प्रैक्टिस होगा। सर डालना भूल गया, कर लिया होमवर्क। हाँ ठीक है, एक एक करके डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट भी अभी तक भी लोगों का पेपर आ ही रहा है, तो आई एम नॉट करेक्टेड एक भी पेपर। तो एक बार सब लोगों का आज या कल तक फ्लो इन हो जाएगा, तो उसके बाद एक साथ ही बैठ के मैं करेक्ट करके आप लोगों को रिटर्न कर दूंगा वो। आने वाले वीक में कल, आज और कल हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिस्कस करेंगे। उसके भी अगेन कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, और आने वाले वीक में अगेन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक हम जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक भैया हम तो होमवर्क भी टेलीग्राम में दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। होमवर्क अगर आपने टेलीग्राम में दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफरेबल ये व्हाट्सएप पे दे दो, बिकॉज मैंने कहा था कि अगर किसी का आंसर अच्छा है तो मैं उसको बाकी लोग भी उसको देख पाए कि अच्छा आंसर लिखा है। सो उसी इंटेंशन से वो बोला था। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार आपने अगर टेलीग्राम पे भेज दिया कोई बात नहीं, मैं आपको चेक करके दे देता हूँ भी। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग आज कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन। सुपर क्विक रिवीजन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सुपर क्विक पूरा रिवीजन करेंगे। और आने वाले वीक में जो भी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होगा, हमने एक टेस्ट लेना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। नेक्स्ट सेशन यानी कल हम क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। तो एक बार फुल ऑन सुपर क्विक रिवीजन करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हमने जब शुरू किया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन था, पहले तो बायर सेलर, तो बायर सेलर हल्का डेफिनेशन, एकदम एकदम ही हल्का हल्का डेफिनेशन है दोनों। जो व्यक्ति खरीदना चाहता है गुड्स उसे बायर बोलते हैं, जो बेचेगा वो सेलर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट होता है गुड्स का डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंटली इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट होता है गुड्स का डेफिनेशन। और गुड्स का डेफिनेशन कैसा है? मीन्स एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि डेफिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है मीन्स वाला। मीन्स मतलब, मीन्स का मतलब ये होता है कि भैया भगवान भी धरती पर आ जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि भैया ये एक एग्जांपल, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जांपल्स दिया लॉ मेकर्स ने। और जहां मीन्स एंड इंक्लूड्स है, उसका मतलब ये होता है कि भैया मीन्स का कैटेगरी का तो वो सारा है, इंक्लूड्स में कुछ एग्जांपल्स को क्लैरिफाई किया है। तो जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो गुड्स मीन्स, उसमें गुड्स का मतलब है गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ या एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कवर नहीं होता मैंने बताया। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक बनाया हुआ है, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड सारा लॉ दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स के अंदर फिर हम चलते हैं वापस डेफिनेशन में। तो हमने ये चार्ट बना के रखा था, सारे चार्ट्स वार्ट्स भी मैंने सब एक जगह इकट्ठा कर लिया है, सो दैट हम सुपर क्विक सब कुछ का रिवीजन कर सके। ये रहा फर्स्ट चार्ट हमारा, ये रहा। तो गुड्स, एक सेकेंड, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ प्रॉपर। गुड्स का मतलब होता है मींस एग्जॉस्टिव एवरी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, दो चीजें इसमें एक्सक्लूड होती हैं, एक्शनेबल क्लेम और मनी। एक्शनेबल क्लेम मतलब वो चीजें जिनको आप रिकवर करते हो बाय एनफोर्सिंग अ सूट। आप सूट वुड फाइल करके, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, डेट हो गया आपका, जिसको आप बेसिकली लॉफुली लीगली रिकवर करने के राइट रखते हो। तो ऐसी चीजों को भी आप इसमें नहीं गिनोगे, और मनी को भी आप गुड्स में नहीं गिनोगे। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूड्स में आपका स्टॉक का दिया हुआ है, स्टॉक बंडल शेयर्स। ठीक है, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ठीक है, और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, थिंग्स अटैच टू अर्थ, फॉर एग्जांपल ग्रोइंग क्रॉप्स, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड मैंने आपको सेडिमेंट सॉइल का एग्जांपल दिया था कि रिवर्स जब फ्लो होता है तो रिवर्स के बाजू में जो सॉइल होता है उसको, वो सॉइल को बेचा जाता है। ठीक है, तो वो जब आप इसको अलग से, इसको वहां से निकाल के, दिस इज थिंग्स अटैच टू अर्थ, और इसको आप निकाल के जब बेचते हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीवियर्ड। सीवियर्ड मतलब आप डिटैच करके लैंड से उसको बेचते हो। अगर ये अग्रीड टू बी सीवियर्ड है, मतलब आप इसको डिटैच करके बेचोगे,
तब ये गुड्स जो है के डेफिनेशन में आएगा। और ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि तभी अगर मैं कोई चीज है जो अटैच टू अर्थ है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है, उसको अगर मैं डिटैच करके बेचूंगा तो ही वो मूवेबल बनेगा, अन्यथा वो इमूवेबल रहेगा। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज है जो ग्रोइंग क्रॉप से या थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड जो एग्री टू बी सीवर्ड है, वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा, वरना वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो गुड्स मींस any kind of movable property other than money and actionable claim, and it includes stock यानी bundle shares, जो shares को group कर देता है वो shares, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land if they are agreed to be severed। ठीक है, तो ये चीजें आएंगी गुड्स में। फिर मैंने बताया था डिलीवरी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिलीवरी की बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर? अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट डिलीवरी होती है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहला डिलीवरी होता है एक्चुअल डिलीवरी, सामान की एक्चुअल डिलीवरी करते हैं। भैया दुकान में गए, दुकान वाले को बोला 1 किलो आटे का देना, उसने 1 किलो आटा पैक करके आपको दे दिया, एक्चुअली गुड्स आपको पकड़ा दिया है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी, दूसरा बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप एक्चुअल में गुड्स नहीं देते हो, ठीक है, आप कुछ सिंबल को ट्रांसफर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं गया गाड़ी खरीदने के लिए, मैं गया i10 गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में, तो क्या गाड़ी का जो डीलर है वो गाड़ी उठा करके मेरे हाथ में पकड़ाता है? द आंसर इज नो, वो गाड़ी की कीज मेरे को देता है। तो गाड़ी की कीज देना इन इटसेल्फ इज अ सिंबल कि उसने डिलीवरी कर दिया, इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। और एग्जांपल होता है जब मैंने मान लो आपको शिप किया है गुड्स, ठीक है, तो उसमें बिल ऑफ लैडिंग में देता हूं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिल ऑफ लैडिंग, वो जिसके पास होता है बिल ऑफ लैडिंग वो वहां पर डॉक पे जाकर के गुड्स को कलेक्ट कर सकता है। तो ये भी बिल ऑफ लैडिंग भी सिंबॉलिक डिलीवरी होगा। अगर मैंने आपको बिल ऑफ लैडिंग भिजवा दिया है तो मैंने इन शॉर्ट आपको गुड्स भिजवा दिया है। इसके अलावा और होता है रेलवे रिसीट होता है, ठीक है, और भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर मैं बाय एयर भेजता हूं तो एयरवेज का जो रिसीट होता है, उस तरह की कुरियर रिसीट होती है। तो ये सारी चीजें भी सिंबॉलिक डिलीवरी का पार्ट आता है। तीसरा डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में लॉ बोलता है कि एक्चुअली कोई पोजेशन चेंज नहीं होता, एक्चुअली में कोई पोजेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं डिलीवरी हुआ। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, मैंने बताया सीए इंटरमीडिएट पे इस पे काफी क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैंक का, एक सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल ने बैंक से एक प्रोजेक्टर, बैंक से सॉरी लोन लिया था, लोन लिया था एक बैंक से, और उस लोन से उन्होंने परचेज किया था प्रोजेक्टर, ठीक है, और इसी प्रोजेक्टर को उन्होंने एज अ प्लेज रख दिया, एज अ प्लेज बैंक के पास रख दिया। अब सिनेमा हॉल है भैया, अगर वो प्रोजेक्टर एक्चुअल में प्लेज में रख देगा, जनरली हम क्या करते हैं जब हम लोन लेते हैं बैंक से, मान लो मैंने लोन लिया मिस्टर एक्स ने, और इसने बदले में गोल्ड को प्लेज किया, तो जनरली गोल्ड को किधर डिलीवर कर देता है? वो बैंक को डिलीवर कर देता है। पोजेशन किसके पास रहता है? गोल्ड का, बैंक के पास रहता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्टर इनको दिया नहीं, इन्होंने कहा, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, अग्रीमेंट में लिखा कि भैया बैंक ये प्रोजेक्टर हम तुम्हारे पास प्लेज कर रहे हैं, तुम बैंक जब भी हमसे ये प्रोजेक्टर मांगोगे हम इमीडिएटली ऑन डिमांड तुमको ये प्रोजेक्टर फर्निश कर देंगे। ऐसा एक अग्रीमेंट बनाया। तो लॉ ने कहा कि भैया एक ऐसा अग्रीमेंट बनाना भी ये मान लिया जाएगा, ऑल्दो पोजेशन सिनेमा हॉल वालों के पास है, बट इट इज डीम्ड टू बी डिलीवर्ड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, डीम्ड टू बी डिलीवर्ड, पोजेशन चेंज नहीं हुआ, उसका ये एग्रीमेंट बनाना कैसा डिलीवरी कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, मैंने एग्जांपल और एक दिया था, स्विगी का एग्जांपल दिया था, मैंने स्विगी का एग्जांपल दिया था। मैंने आपको बोला था कि मान लो आप कोई रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो, मान लो आपने बारबेक्यू से ऑर्डर किया, बारबेक्यू नेशन से खाना ऑर्डर किया, ठीक है, आपने वाया स्विगी। अब स्विगी का जो आदमी है उसने कलेक्ट कर लिया यहाँ से फूड, और उसने आपको कॉल पे बता दिया, या स्विगी में ऐप, स्विगी के ऐप में आपको अपडेट कर दिया गया कि ये जो स्विगी का डिलीवरी एजेंट है उसने अपने गुड्स को कलेक्ट कर लिया, आपके फूड को कलेक्ट कर लिया। सिर्फ ये इंटीमेट करना भी, सिर्फ ये इंटीमेट करना कि भैया उस डिलीवरी एजेंट ने फूड को कलेक्ट कर लिया है, इसको भी हम कैसा डिलीवरी मानते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको भी हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानते हैं। मान लो कोई कैरियज है, गुड्स इन ट्रांजिट है, अगर ट्रांजिट वाले ने एक्नॉलेज कर दिया कि आपके बिहाफ में मैं गुड्स को होल्ड करके लेकर के आ रहा हूं, दैट इज आल्सो डीम्ड टू बी अ डिलीवरी, इसको भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिलीवरी का कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग सोगा पढ़ते हैं। तो हमने डिलीवरी भी डिस्कस कर लिया है। डिलीवरी मतलब ट्रांसफर करते हैं, जब पोजेशन ऑफ गुड्स 3 तरह से हो सकता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। इसका भी मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, मैं आपको अगर
यहाँ पर आ जाओ, ये डिफरेंस मैंने लिखा रखा है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है नेगोशिएबल चीजें। अगर मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में डिफरेंस क्या होता है, मैं क्विकली आपको रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, दोनों में अंतर क्या हो गया? इसका एग्जांपल मैंने दिया था बिल ऑफ लैंडिंग, कुरियर रिसीट, ठीक है, और इसका मैंने एग्जांपल दिया था शेयर सर्टिफिकेट। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये बेसिकली नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल मतलब जिधर जिधर ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उधर उधर ओनरशिप भी ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने, ये एक सेलर है, इसने मिस्टर वाई बायर को कुछ गुड्स भेजा, कुछ गुड्स भेजा वाया से कुरियर, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ भेजा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट का ओनर इसको तभी गुड्स देगा जब ये जो सेलर है, ये जो सेलर के पास, मान लो जब गुड्स उसने ट्रांसपोर्टेशन किया था एट द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मान लो सेलर है दिल्ली में और बायर है मुंबई में, इन्होंने, सेलर ने जब दिल्ली में गुड्स लोड किया था तो ट्रांसपोर्ट एजेंट ने सेलर को एक कुरियर रिसीट दे दिया था, सपोज कुरियर का रिसीट दे दिया था, और उसने बोला था कि साहब ये बायर को आप दे देना, ठीक है, बायर अगर हमको ये फर्निश करेगा तो ही हम उसको गुड्स की पोजेशन देंगे, उसको हम गुड्स अपने पास से लेने देंगे, अगर बायर हमको ये शो करेगा तो अगर भैया सिंपल बात है कि ये रिसीट जिसके पास भी हुआ, जिसके पास मिस्टर वाई के पास है तो मिस्टर वाई उस ट्रांसपोर्ट से क्लेम कर सकता है। इसने ये कुरियर रिसीट मिस्टर जेड को अगर दे दिया तो मिस्टर जेड जाकर के जो है ले सकता है। ये एक नेगोशिएबल चीज होता है, जिसके पास ये रिसीट है वो जाकर के ट्रांसपोर्ट से मुंबई में कलेक्ट कर सकता है गुड्स। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं होता। शेयर सर्टिफिकेट जब आप बनाते हो कंपनी का, उसमें साफ साफ नाम लिखा हुआ होता है, मिस्टर एक्स होल्ड्स इतना शेयर्स, ठीक है, नंबर भी लिखा होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर, सब साइन वाइन भी होता है। तो इसका प्रॉपर जब नाम लिखा हुआ है, अब ये किसी मिस्टर वाई के हाथ में लग गया, ये रिसीट क्या मिस्टर वाई के हाथ में लग गया, तो क्या ये शेयर्स का ओनरशिप भी इसके पास आ जाएगा क्या? द आंसर इज शेयर्स का ओनरशिप पास नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। ये डॉक्यूमेंट शो करता है टाइटल, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन ये ऑफ टाइटल है। ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है उसके पास टाइटल है, ठीक है। पहले ये बताओ कि क्या ये स्पीड ठीक है? क्या ये क्या स्पीड ठीक है कि फास्ट जा रहा हूँ कि थोड़ा स्लो करूं? ठीक है सर। ठीक है, सही है। ग्रेट, चलो तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का। फिर उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट मैंने आपको बताया था। मर्केंटाइल एजेंट मतलब अगर मेरा बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में अगर कोई मेरे लिए माल खरीद रहा है, बेच रहा है, उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टी की बात होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, एक स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। एक होता है जनरल प्रॉपर्टी गुड्स का, एक होता है स्पेशल, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी मैंने इसको एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था, इसको आप जनरल ओनरशिप समझो तो ज्यादा इजी होता है। स्पेशल ओनरशिप, जनरल ओनरशिप मतलब मैं उस गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जनरल ओनरशिप मतलब मैं उस गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं दुकान में गया, मैंने एक फोन खरीद करके लेके आया, मैं सैमसंग का एक जे सीरीज का कोई फोन खरीद करके लेके आया। अब मैं उस फोन को जलाऊं, उसको तोड़ूं, उसको फेंकूं, उसको कुछ भी करूं, अपने गिफ्ट कर दूं किसी रिश्तेदार को, उसके ऊपर मेरी राइट होती है, उसे हम कहते हैं जनरल ओनरशिप। लेकिन वही फोन को अगर मान लो मैंने किसी को प्लेज कर दिया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये फोन प्लेज कर दिया, फोन गिरवी रख दिया और उससे एक लोन ले लिया, उससे एक लोन ले लिया, क्या मिस्टर वाई इस फोन के साथ कुछ भी कर सकता है क्या? द आंसर इज नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक राइट है, अगर ये लोन के डिफॉल्ट में, इसके पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ, तभी जाकर के ये फोन को वो सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। वो इस फोन को जला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं दे सकता यूज करने के लिए, वो अपने पास होल्ड करके रखेगा और जब डिफॉल्ट करेगा तब उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। इस तरह की चीजों को हम कहते हैं स्पेशल ओनरशिप इन गुड्स। तो भैया सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेरे को क्या बोलता है? मेरे को सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि प्रॉपर्टी जब भी हम बोलेंगे, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी, जिसको मैंने जनरल ओनरशिप बोला था, लॉ में उसको जनरल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट मींस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, और जनरल ओनरशिप की बात करती है एज डिस्टिंक्ट टू स्पेशल प्रॉपर्टी। तो स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी का डिफरेंस समझाया जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि इंसॉल्वेंट मतलब जब होता है, जब हम कहते हैं सॉल्वेंसी, बेसिकली हम जब कहते हैं सॉल्वेंसी, एक टर्म सुना होगा अपने अकाउंट्स पढ़ते वक्त भी, सॉल्वेंसी या सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंसी कब होती है? जब किसी व्यक्ति के पास उसका संपत्ति ज्यादा होता है उसके लाइबिलिटी से। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? इंसॉल्वेंसी कब आएगी? लायबिलिटी ज्यादा होगा और लाइबिलिटी ज्यादा होगा,
Assets का मतलब प्लस उसने डिफॉल्ट कर दिया अपने पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया, तो भैया इस केस में वो व्यक्ति बन जाएगा इंसॉल्वेंट। ठीक है, प्राइस मतलब आप जो भी गुड्स के लिए कंसिडरेशन पे करोगे इन परचेजिंग योर गुड्स, उसे हम प्राइस कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजीज है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले यहाँ तक बता दो, अगर ठीक है तो किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट। ठीक है सर। ठीक है भैया। ठीक है सर। ठीक है भैया। भैया सोगा में कितना यूनिट सर? 4 है ना? ओके भैया। सोगा में 4 यूनिट्स है। ओके चलो, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये तो सबसे भयानक यही कंसेप्ट है, और तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं है सोगा के अंदर भैया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो गुड्स है, मैंने आपको अभी गुड्स का डेफिनेशन बताया, जितना भी गुड्स है उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, और एक होता है कंटिंजेंट गुड्स। जो भी गुड्स है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है इसमें अगेन 3 तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। एग्जिस्टिंग में पहला क्लासिफिकेशन होता है स्पेसिफिक गुड्स का, एक होता है असर्टेन गुड्स का, एक होता है अनअसर्टेन गुड्स का। असर्टेन गुड्स का, एक होता है अनअसर्टेन गुड्स का। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स मतलब जिसका आइडेंटिटी आपको पता है, जिसका आइडेंटिटी आपको पता है। दुकान में गए, मैंने आपको क्लियर कट दुकान वाले को बोला कि भैया मेरे को ना आईफोन 11 चाहिए, मेरे को आईफोन 11 चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर कट मेरे को पता है, मुझे एक ही तरह का फोन चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, क्लियर कट आइडेंटिटी इज नोन टू मी, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स मतलब क्या होता है और अनअसर्टेन गुड्स मतलब क्या होता है? सिंपल, जहां पर आपका लूज सामान बिकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे मान लो आप अपने सामने किराने ग्रोसरी शॉप में गए, ग्रोसरी शॉप में एक बोरा रखा हुआ है, उसके अंदर राइस है, 10 किलो राइस का रखा हुआ है। ठीक है, आपने ग्रोसरी शॉप वाले को बोला भैया इसमें से मेरे को ना 2 किलो अलग करके दे दो, 2 किलो अलग करके दे दो। तो ये 10 किलो जब तक था ये कैसा गुड्स था? ये अनअसर्टेन गुड्स था, ये अनअसर्टेन गुड्स था। और जब इसमें से 2 किलो निकला ये कैसा गुड्स हो गया? ये असर्टेन गुड्स हो गया, ये आपको देने वाला गुड्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूचर गुड्स आज के तारीख में दुनिया में नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी ये गुड्स आएंगे। फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब वो गुड्स आना नहीं आना विल डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था, इफ यू रिमेंबर क्लास 12th के ईपी बुक में आपने पढ़ा होगा धीरू भाई अंबानी का केस, कि उन्होंने एक प्लान किया था कि झारखंड की एक जमीन पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंगो उगाएंगे। तो अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया धीरू भाई अंबानी ने, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के साथ, कि भैया अगर इस जमीन पे मैंगो की गाछ उगी और मैंगो हुआ तो मैं तुम्हें मैंगो सेल करूंगा एट ₹80 पर केजी। ठीक है, जितने भी मैंगोज हुए I will sell to you at 80 per kg। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट विल डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। भैया जमीन में पहली बार आप आम को उगा रहे हो, इसमें से आम उगे तो भैया जितने भी उगे मैं तुमको बेचूंगा एट 80 रुपीज पर केजी, अगर नहीं उगे तो भैया बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, यहाँ पर डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये गुड्स होते हैं। अब सवाल आता है कि सर इतना टाइम पास करते क्यों, इतना क्लासिफिकेशन और इतना टाइम पास हम लोग करता क्यों? सिंपल, हमको ये बताना होता है सेल ऑफ गुड्स, जब हम नाम ही बोलते हैं ना सेल ऑफ गुड्स, तो हमको तो ये बताना पड़ेगा ना इन गुड्स का सेल कब होगा, इन गुड्स का सेल कब होगा। और लॉ बोलते हैं कि भैया सेल तब होगा जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। सेल तब होता है गुड्स का जब रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू गुड्स आप ट्रांसफर कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सुना होगा अकाउंट्स में भी, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो जाता है तब हम कहते हैं कि भैया सेल हो गया। तो अब सवाल है कि भैया रिस्क और रिवार्ड कब ट्रांसफर होता है? भैया रिस्क और रिवार्ड कब ट्रांसफर होता है? पहले तो मतलब क्या होता है रिस्क और रिवार्ड का मतलब? रिस्क मतलब उस गुड्स में कुछ भी आग लग गया, जल गया, खराब हो गया, वो भी आपका रिस्क। गुड रिवॉर्ड मतलब कल को उस गुड्स में कुछ बढ़ोतरी हो गया, स्पेशलाइज हो गया, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो गया, तो भी आपका ही रिवॉर्ड है वो। ठीक है, तो रिस्क और रिवॉर्ड आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। तो कब होगा? तो हर एक गुड्स का अलग अलग होगा। देखो, जब मैं स्पेसिफिक गुड्स की बात करता हूं जिसकी आइडेंटिटी नोन है, तो उस केस में रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा? उस केस में रिस्क और रिवॉर्ड तब ट्रांसफर होगा जब इसे डिलीवरेबल स्टेट में लेकर के आया जाए, जब इसे डिलीवरेबल स्टेट में लेकर के आया जाए।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग साइकिल का दुकान में गया होगा, साइकिल का दुकान में आप कभी भी गया होगा तो आपको देखा होगा साइकिल का शॉप में कभी भी वो लोग साइकिल को, बहुत सारा साइकिल्स को वो लोग असेंबल करके नहीं लगता, वो लोग अनअसेंबल्ड फॉर्म में रखते हैं। वो लोग एक अनअसेंबल्ड फॉर्म में रखता है, मतलब उसका चक्का अलग से रखता है और बाकी सारा पार्ट्स अलग से रखता है। तो आप गए, आपने कहा कि मुझे साइकिल का एक मॉडल आप कोई सा पसंद करके गए और आपने कहा कि ये साइकिल मेरे को इस ब्रांड का एक चाहिए। तो साइकिल का कोई ब्रांड मेरे को तो दिमाग में भी नहीं आ रहा, साइकिल का कोई ब्रांड फेमस भूल कैसे गया है? हीरो, फायरफॉक्स, हाँ, हीरो। हीरो, चलो हीरो की साइकिल्स, हीरो का मुझे एक्स वर्जन, एक्स सीरीज का साइकिल चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है आप कल आइए और कल आकर के इसको ले जाना। तो क्या अब वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो शॉपकीपर मान लो आपने सेल किया है 10 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपने उसको कर दिया, उसने कहा कि आप इसको ले जाना 11 अक्टूबर को, मैं 11 अक्टूबर को इसको असेंबल करके रेडी रखूंगा। तो 10 अक्टूबर को मान लो दोपहर को 2 बजे सेल हुआ और उसने कहा कि आप 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आकर के ले जाना। इन द मीनवाइल 10 अक्टूबर को ही 2 बजे सेल हुआ था और उसने कहा था 11 अक्टूबर को आप 10 AM को आकर के ले जाना। इन द मीनवाइल अगर गुड्स को कुछ हो गया, इन द मीनवाइल अगर गुड्स को हो गया, साइकिल का दुकान में आग लग गया, साइकिल जल गया, या साइकिल को कोई चोरी करके ले गया वहां से, तो भैया क्या इसको आपने डिलीवरेबल स्टेट पे ला करके दिया था? द आंसर इज नो। जब डिलीवरेबल स्टेट पे ला करके नहीं दिया था तो मेरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि इस केस में तेरा कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता। और जब आपका कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ हम लोग सेल हुआ ये मानेगा ही नहीं, और ये सेल नहीं मानेगा इसका मतलब ये रिस्क कौन बियर करेगा? ये जो रिस्क है अब ये कौन बियर करेगा? ये सेलर बियर करेगा। ये नुकसान जो भी होगा इस गुड्स में ये सेलर बियर करेगा, बायर इसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये 10 तारीख को 10 अक्टूबर को 2 बजे सेल हुआ, यही बोल देता कि भैया 4 बजे तुम आकर के ले जाना शॉप में, और बायर आया ही नहीं, बायर उस दिन आया ही नहीं, 4 बजे इसने कहा कि तुम आकर के ले जाना, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे आ चुके थे, या मान लो गुड्स 2 बजे ही डिलीवरेबल स्टेट पे था, उसके दुकान में ऑलरेडी साइकिल असेंबल्ड फॉर्म में थी, बायर फिर भी कलेक्ट नहीं किया, बायर बोला रखो हम शाम को या कल आकर के ले जाएगा। बायर ने कहा कि मैं 11 अक्टूबर 2020 11 AM को आकर के आपसे बाईसाइकिल ले जाऊंगा। भैया यहाँ पर गुड्स क्या था? डिलीवरेबल स्टेट पे था। गुड्स क्या था? डिलीवरेबल स्टेट पे था। लॉ बोला कि भैया यहाँ पर सेल आपका कंप्लीट हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। अब अगर कोई दुकान में चोरी वोरी हो जाता है तो रिस्क किसका? यहाँ पर रिस्क हो जाएगा बायर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होता है कि आपको क्यों डिवाइड करना होता है। ऐसे हर एक चीज का क्राइटेरिया, अगर आपने अगेन असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स है, ठीक है, आपने किसी शॉप वाले को, आप किसी किराना शॉप में गए, आपने उसको कहा कि भैया मेरे को 2 किलो चावल आप पैक करके रखना मेरे लिए। अगर उसने अनसर्टेन में से असर्टेन में कन्वर्ट कर दिया था उसको, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि भैया रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। मेरा बात समझो, असर्टेन गुड्स कमें कब बोलते हैं? जब अगेन गुड्स को आप डिलीवरेबल स्टेट पर ले आते हो। जब भी आप गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पर लेकर के आ जाते हो। अनअसर्टेन गुड्स में कब ट्रांसफर हो जाता है? जब आप उसको प्रॉपर्ली अपोर्शन नहीं कर देते, या उसको आप असर्टेन नहीं कर देते, अपोर्शन असर्टेन नहीं कर देते, तब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका भी। आप मिस्टर ए गए किसी शॉप में और उन्होंने मान लो कहा कि मुझे 1 लीटर कोई ऑयल चाहिए, ठीक है, 1 लीटर ऑयल चाहिए। अब शॉपकीपर जो था, शॉपकीपर के पास एक कंटेनर के अंदर पूरा ऑयल भर के रखा हुआ था, 10 लीटर ऑयल था, ठीक है। अब पहले तो, अब जब ऑयल निकालते हैं तो ऑयल की पहले गैलन में डाल करके मेजरमेंट होता है। आपने कभी देखा होगा कि 1 लीटर का उनका टिन होता है, उसमें एक फनल लगा करके वो मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ भैया। तो सबसे पहले असर्टेनमेंट में उन्होंने फनल में 1 लीटर जो है मेजरमेंट कर लिया। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? मेजरमेंट करने का, मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद इसको पैकिंग करते हैं। मतलब वो ऑयल को ऐसे तो नहीं है कि आपको हाथ में ऑयल दे देगा ऐसे हाथ में, उसको प्रॉपरली पैक किया जाएगा ताकि उसको डिलीवर करवा सके। तो मान लो बॉटल पैकिंग होती है, मान लो बॉटल के अंदर उनको पैक करके देने का सिस्टम होता है। तो वो बॉटल पैकिंग उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या किया? सिर्फ मेजर करके निकाल के अलग से रख दिया। क्या मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गया? गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट? द आंसर इज यस और नो। नहीं, क्या मैं बोल दूं गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट? नहीं सर। नहीं भैया, खाली वो उसमें ट्रांसफर किया, पर वो नहीं। पैकेजिंग तो किया ही नहीं अभी तक क्या किया है? असर्टेन किया है, अप्रोप्रिएशन किया है, उन्होंने डिलीवरेबल स्टेट पर अभी तक नहीं लाया है। तो भैया ध्यान रखना, असर्टेन गुड्स आपने असर्टेन कर दिया, उसको डिलीवरेबल स्टेट तक जब तक नहीं लेकर के आ जाते, यानी कि आपने प्रॉपर पैकिंग वैकिंग जब तक नहीं कर दिया है, तब तक ये गुड्स की सेल नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर इस बीच मेजरमेंट करके रख दिया शॉप में और रात को पता चला कि शॉप में चोरी हो गई, आग लग गया,
रिस्क और लॉस किसका, सेलर का। लेकिन मान लो पूरा डिलीवरी करके रेडी रखा था और बायर को बोला कि आप ले जाओ, बायर नहीं लेकर गया, अब किसका रिस्क होगा, रिस्क ऑफ लॉस किसका होगा, बायर का रिस्क होगा। ठीक है, अब अनअसर्टेन की बात आ जाती है, तो अनअसर्टेन में अगेन आप जब तक गुड्स को असर्टेन प्लस डिलीवरेबल स्टेट में नहीं कर देते, जब तक गुड्स को असर्टेन करके डिलीवरेबल स्टेट में नहीं रख देते, तब तक आपका जो गुड्स है हम सेल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर असर्टेन गुड्स है तो असर्टेन गुड्स को आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप उसको डिलीवरेबल स्टेट पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, अनअसर्टेन में आपको सबसे पहले तो स्टेप 1 में असर्टेन करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2 में उसको डिलीवरेबल स्टेट में पुट इन करना पड़ेगा। पहले यहां तक बताओ फटाफट, ये वाला अप्लाई क्लियर हुआ कि नहीं एग्जिस्टिंग गुड्स में, फटाफट बताएंगे। क्लियर भैया। हाँ भैया। क्लियर 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 क्लियर, ओके चलो। उसके बाद फ्यूचर गुड्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फ्यूचर गुड्स मतलब वो गुड्स जो आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में गुड्स है ही नहीं, फ्यूचर में कभी आएंगे। मैंने अगस्त में आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा, अगस्त में मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि बुक्स आपकी प्रिंट में दी गई है, फ्यूचर में आएगा। अक्टूबर देखो अभी आपको आ गया, तो आज की तारीख में वो फ्यूचर गुड्स है क्या, नहीं, वो आज एग्जिस्टिंग गुड्स हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे वो फ्यूचर गुड्स थे। तो अगर मैंने आपको कुछ फ्यूचर गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्यूचर गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मुझे कोई बता सकता है फ्यूचर गुड्स के सेल में क्या होता है? फ्यूचर गुड्स के सेल के कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर माना जाता है? गुड्स डिलीवर कर दे, जब भैया गुड डिलीवरेबल गुड्स स्टेट में डिलीवर आ हो जाए, जाएगा। गुड्स सबसे पहले एग्जिस्टेंस, गुड्स इन एग्जिस्टेंस आ जाए, एग्जिस्टेंस में जब आ जाए और आप उसको रेडी कर दो फॉर डिलीवरी, रेडी कर दो फॉर डिलीवरी, डिलीवरी। उस केस में फ्यूचर गुड्स में हम मान लेते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। ग्रेट। उसके बाद आ जाओ कॉन्टिंजेंट। तो कॉन्टिंजेंट तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअल में अगर आप देखें तो कॉन्टिंजेंट गुड्स जो है एक बच्चा है किसका, फ्यूचर गुड्स का। फ्यूचर गुड्स में दो तरह की प्रजाति होती है। फ्यूचर गुड्स में एक होता है जो आप 100% श्योर हो, ठीक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो सेल ऑफ गुड्स के अंदर हो गया फ्यूचर, वो सेल ऑफ गुड्स के अंदर आप उसको टर्म करते हो फ्यूचर गुड्स। लेकिन अगर आपका डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो उसको हम कैसा बोलते हैं, उसको हम कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं, कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं। तो एक तो ये होता है फ्यूचर गुड्स, ठीक है। कंटिंजेंट गुड्स एक और तरह का होता है, कंटिंजेंट गुड्स एक और तरह का होता है। एक और तरह का कैसा होता है, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो भाई है, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो ब्रदर हैं, इनके बीच में फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा है। अब इनके पास कोई एक मान लो गोल्ड है, गोल्ड का ज्वेलरी है, बहुत ही बेशकीमती ज्वेलरी है, ठीक है। अब मिस्टर बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर सी के साथ, मिस्टर बी ने मिस्टर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इफ फैमिली डिस्प्यूट के सेटलमेंट के बाद अगर गोल्ड का ज्वेलरी मेरे पास आ जाता है, गोल्ड ज्वेलरी का ओनरशिप मेरे पास आ जाता है, तो आई विल ट्रांसफर इट टू यू, आई विल मेक एन अग्रीमेंट टू सेल इट टू यू। तो भैया ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, लेकिन यहाँ भी ये एग्जिस्टिंग गुड्स में भी नहीं होकर के ये हम कैसा कहेंगे, इसको भी हम कॉन्टिंजेंट गुड्स का यहाँ पर दर्जा देंगे, इसको भी हम कॉन्टिंजेंट गुड्स का देंगे। तो कॉन्टिंजेंट गुड्स जो है वो फ्यूचर में भी आ सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है कि इट विल द ट्रांसफर विल डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो पहले बताओ अगर ये तीनों क्लियर कंडीशंस हैं तो हम चार्ट पे चलते हैं और क्विकली इसको भी रिवाइज कर लेते हैं जो हमने चार्ट बनाया था। ये रहा गुड्स के केस में भैया, एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिटी जब आपको पता है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आप पुट कर दो, हो गया। असर्टेन गुड्स में आप जब लूज सामान को सेल करो अगेन उसको आप डिलीवरेबल स्टेट में पुट कर दो, अनसर्टेन गुड्स में आप उसको असर्टेन कर दो प्लस डिलीवरेबल स्टेट में पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर गुड्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी वो आप एग्जिस्टेंस में आ जाए और प्लस आप उसको डिलीवरेबल स्टेट पे पुट कर दो, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। कॉन्टिंजेंट गुड्स में मैंने आपको बताया था कि इट इज अ सब टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। ये चीजें मैंने देखो सेम चीजें आपको अभी यहाँ पर बताई थी। और ये रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला वह कॉन्टिंजेंट गुड्स का एक बार अपना मॉड्यूल से बताइए ना, डेफिनेशन से। कॉन्टिंजेंट गुड्स का मॉड्यूल से बता देते हैं, देखो ना। The acquisition of which contingent goods is goods, the acquisition of which by seller depends on uncertain event are known as contingent goods. Contingent goods also operate as an agreement to sell and not as a sale. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को भी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं, देयर आर टू थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर अगर हम बात करें तो देयर इज टू थिंग्स। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहां हम बात करते हैं एक्चुअल सेल की,
एक्चुअल सेल की, अरे दुकान में गए, पैसे दिए, सामान लेकर के आ गया, एक्चुअल सेल है। दूसरा होता है अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल मतलब क्या होता है, आज आपने से अग्रीमेंट किया है, भविष्य में मैं आपको सेल करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी आईपैड एयर का प्री बुकिंग चल रहा है, अगर आप देखो उनके वेबसाइट पे प्री बुकिंग चल रहा है, मतलब आज के दिन अगर आप उसको पेमेंट कर देते हो तो सिर्फ आप अग्रीमेंट में एंटर करते हो कि भैया आपको नवंबर तक डिलीवरी मिल जाएगा। ये क्या सेल है, ये अग्रीमेंट टू सेल है। तो ध्यान रखना, जब अग्रीमेंट टू सेल होगा तो इसमें एसेंशियली कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें क्या एग्जिस्टिंग गुड्स होगा, फ्यूचर वाला नहीं बे, कि फ्यूचर कॉन्टिजेंट गुड्स होगा, कि फ्यूचर गुड्स होगा, जनरली फ्यूचर फ्यूचर गुड्स और एक कॉन्टिजेंट गुड्स, ये दो में ही अग्रीमेंट टू सेल होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जनरली एग्जिस्टिंग गुड्स का ही होता है। होता है। ठीक है? तो अब यही चीजें को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के यहाँ लिखा हुआ देखो, contingent goods will operate as an agreement to sell and not as a sale so far as the question of passing to the buyer is concerned. In other words, like future goods, in case of contingent good also the property does not file until the making of contract. तो यही चीज को घुमा फिरा करके लिखा है, अगर आपको बात अभी समझ में आ गई हो कि समझ गए भैया, contingent goods और future goods दोनों is a contract of agreement to sell and it is not an actual sale. ठीक है, तो ये पिकासो वाला एग्जांपल जो है, मैंने ब्रदर का जो एग्जांपल दिया था वो पिकासो के पेंटिंग के रूप में घूम फिर के आ गया। डिलीवरी मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल डिलीवरी बता दिया भाई। और सेलिब्रेट डिलीवरी होती है। उसके बाद सेल एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्सेप्ट भी हमने अभी डिस्कस कर लिया कि सेल एग्जिस्टिंग गुड्स के होता है जनरली। ठीक है, आप एक्चुअली में सेल करते हो। अग्रीमेंट टू सेल मतलब होता है आप फ्यूचर में सेल करोगे, उसका फ्यूचर टाइम्स के खिलाफ आप जब है उसके अगेंस्ट में आप सेल करोगे। तो व्हेन अग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, जब आपका जो भी टाइम है जिसके जितना में आपने फिक्स किया, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि नवंबर में आपको डिलीवरी दे दूंगा, ठीक है, तो नवंबर में आपका जो है अग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा। या आपने कुछ अगर कंडीशंस लगाया, मान लो मैंने आज आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं आपको, मेरे पास एक बॉटल ले लो या कोई ज्वेलरी है, मैंने कहा कि आपको मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा शर्त क्या है कि आप मेरे को पहले पेमेंट करोगे 10 लाख रुपए उस ज्वेलरी का, पहले आप पेमेंट करोगे, उसके बाद ही मैं आपको सेल जो है करूंगा। तो आज हमने अग्रीमेंट टू सेल कर लिया, आपने कहा कि मैं आपको 3 दिन में पेमेंट कर दूंगा, तो मैंने आपको कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप जब भी पेमेंट करोगे मैं आपको वादा करता हूँ ये ज्वेलरी मैं सिर्फ आपको ही दूंगा। तो आपने मुझे मान लो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया, तो जैसे ही 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कंप्लीट हो गया, कंडीशन मेरे फुलफिल हो गया और मैंने आपको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बेसिकली फ्यूचर में सेल हुआ। फिर आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। 2 पार्टीज होनी चाहिए सेल में, बायर और सेलर। बेकार बात है, इसको मैं पूरा मिटा करके अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, 2 पार्टीज होनी चाहिए, सेलर और बायर। सेलर और बायर, ठीक है। उसके बाद गुड्स कवर होने चाहिए। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया शुरू में, डेफिनेशन ही ऐसा दिया हुआ है कि गुड्स मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो गुड्स होना चाहिए जो मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करे, और गुड्स कवर होना चाहिए तभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। अगर वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है तो फिर तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अलग एक्ट बना रखा है हमने। प्राइस आपको मिलना चाहिए भैया, क्विड प्रो क्यो समथिंग और रिटर्न। सेल ऑफ गुड्स तभी है जब मैं आपको जो है प्राइस इन मनी पे कर रहा हूँ, नॉट इन काइंड। नॉट इन काइंड मतलब मैं आपको एक सामान दे रहा हूँ, बदले में आपसे सामान ले रहा हूँ, दैट इज नोन एज बार्टर, दैट इज नॉट सेल, दैट इज नोन एज बार्टर। बट ध्यान रखना, पार्ट कंसिडरेशन इन मनी एंड पार्ट इन काइंड है, वो अग्रीमेंट अलाउ होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आजकल के कॉमन है, एक्सचेंज चल रहा है, अभी भी चल रहा है ऑफर, दिवाली एक्सचेंज चल रहा है। अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदोगे, ठीक है, आप साथ एक और लैपटॉप देगा, हाँ लो, आप ओल्ड ओल्ड लैपटॉप उसको आप चेंज करके दे दो, प्लस उसको जो भी ओल्ड लैपटॉप का वो लोग वैल्यूएशन निकालेगा, प्लस आपको एक डिफरेंशियल जो है प्राइस है वो आप इनको कैश में पे कर दो, कैश या जो भी बैंक के थ्रू आप इसको पे कर दो, और ओल्ड लैपटॉप का एक्सचेंज वैल्यू आपका माइनस कर देगा। तो भैया पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड दे रहे हैं, वो चलेगा, वो आजकल सभी लोग करते हैं, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर अप होगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो न्यू लैपटॉप देके ओल्ड लैपटॉप ले रहा है, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि इट इज सिंपली अ बार्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आओ यहाँ। उसके बाद ये हो गया एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हमने डिस्कस कर लिया कि ये हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट टेक प्लेस। बेसिकली आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। द सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब सिंपल, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे सामान दे रहे हो, बात खत्म। कंडीशनल मतलब कोई इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, कोई कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों हो सकता है उसमें। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 1 चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने 10 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, सारा का सारा यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, ये हमने डिस्कस कर ही रखा है। अग्रीमेंट टू सेल, ये आप इसको डिफरेंशिएशन बेसिकली आप सेल्फ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए ना इसका। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। इसका तो ये मतलब हो गया ना, सेल तो मतलब अभी एग्जीक्यूट करनी हो रही है, बिल्कुल, मतलब बाद में एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटरी मतलब हमने कंसीडरेशन में पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन मतलब एक आदमी अपना पार्ट का कंसीडरेशन दे हाँ दिया, हाँ, दूसरे ने अपना। दूसरा अपना पार्ट दे और दिया। एग्जीक्यूटरी मतलब आना है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में हो चुका है एग्जीक्यूटेड, होना है एग्जीक्यूटरी, ठीक है। अच्छा, समझ गया भैया। उसके बाद आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ भैया हायर परचेज क्या होता है? माने जैसे हम लोग उबर वाला टाइप का एग्जांपल होगा क्या ये? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, गाड़ी में खरीदते हो गाड़ी, पहला डाउन पेमेंट कुछ दिया, उसके बाद 5 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज नोन एज हायर परचेज सिस्टम। ठीक डाउन है भैया। पेमेंट किया और बाद की पेमेंट करो बाद में, ठीक है। हाँ भैया। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इमीडिएट डिलीवरी हो सकता है भैया, इसमें अलग अलग तरीके, जैसे भी आपको ठीक लगे। बायर ने बोला कि पेमेंट बाद में ले लेना, सामान अभी भी दे दो, क्रेडिट सेल बिल्कुल अलाउड होता है। बायर ने बोला पैसे अभी ले लो, सामान बाद में ले लूंगा, ये भी अलाउड होता है। बायर ने बोला जो है पैसे दे दो, सामान ले लो, साथ साथ कर लो, ये भी अलाउड होता है। बायर ने बोला कि साहब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दूंगा, डिलीवरी आप अभी दे दो, ठीक है, वो भी अलाउड होता है। कुछ भी कर सकते हो, जैसा भी मॉडल आप बनाओ, ये सारा यहाँ पर कवर अप करता है। जैसा भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन बैठते हैं, वो जैसे भी। देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, बायर बोल सकते हैं डिलीवरी अभी दे दो, पेमेंट बाद में करूंगा। देयर में बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस अभी दे दो, गुड्स बाद में दे देना, चलेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर होता है। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट साथ साथ कर दो। डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर मेड टू बी सम फ्यूचर डेट्स, आज एग्रीमेंट हो गया, फ्यूचर डेट में कर रहे, कैसे भी आपका जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट मैटर, हमने एग्जिस्टिंग गुड्स वाला सारा डिस्कस कर लिया था। एग्जिस्टिंग गुड्स में इसके अलावा यहाँ पर ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया। गुड्स पेरिशिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें दो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो गुड्स अगर पेरिश हो गया, पेरिश मतलब खराब वराब कुछ हो गया, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने डिस्कस किया, एक तो एक्चुअल सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर गुड्स खराब हो गया जिस दिन आपने सेल किया था, मान लो मैं गया एक दुकान पे, मैंने आम के फ्रूट्स शॉप पे गया, मैंने उसको बोला भैया 1 किलो मैंगो देना, उसने कहा बिल्कुल एकदम अच्छे मैंगो है मेरे पास आए हुए, अंदर स्टोर पे रखे हुए हैं। मैंने कहा कि ठीक है लेकर के आओ, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया 1 किलो मैंगो का। जब वो अंदर जा करके देखता है तो एक्चुअली मैंगो गले हुए थे सारे के सारे, वो स्टोर में उसका खराब हो गया, मैंगो गल गए, ठीक है। तो गुड्स पेरिश हो चुका था बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, सेल वॉइड हो गया। ये क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गया, एक बायलैटरल मिस्टेक हो गया। भैया हमने दोनों ने से कहा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अब मैंने उसको जब बोला कि मैंगो दे दो, तो ऑब्वियस सा मतलब है वो ईटेबल क्वालिटी का होना चाहिए ना, ऐसा नहीं खराब दे दो, वो इम्प्लाइड होता है। और उसका एक्चुअली उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि जो है मैंगो सड़ गए थे। तो भैया ये बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल है, आज सिर्फ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया। मैंने उसको बोला भैया आप मेरे को अभी आम का सीजन तो चला गया, जब भी फ्यूचर में आम का सीजन आएगा आप मेरे को 10 केजी आम महाराष्ट्र से मंगवा करके देना। उसने बोला चलो डन, आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ले लिया, जब भी नेक्स्ट आम का सीजन आएगा मैं आपको जो है 10 किलो आम मंगवा करके दूंगा। तो आम का जब सीजन आया, एक्चुअल सेल होने वाला था, उससे पहले आते आते गुड्स खराब हो गया, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो भैया दो तरह की चीजें होते हैं, अगर मैं आपको सुपर क्विक यहाँ पर वापस रिकैप करवाऊं। एक तो हो गया एक्चुअल सेल का, तो सेल में अगर आपका बिफोर सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले ही आपका गुड्स खराब हो चुका था, तो भैया ये केस में आपका वॉइड होगा। लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट टू सेल है, तो अग्रीमेंट टू सेल में तो क्या होता है, आपका एक फ्यूचर पहले एक डेट पे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। आपका एक डेट पे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल करने का, और फ्यूचर डेट पे आपका एक्चुअल सेल होता है कभी। तो भैया अगर ऐसा हुआ है और इसके बीच में गुड्स खराब हो गया, तो ये गुड्स होता है वॉइड। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस से भी हम ये बात बता सकते हैं, इसको लॉ में लिखने की ऐसे भी जरूरत नहीं है, पर चलो दिया है तो हमने इसको पढ़ भी लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? जब भी आप सेल करते हो गुड्स का, तो पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे फिक्स किया, मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली 99% केसेस में होता है, एमआरपी ऑलरेडी लिखा हुआ होता है गुड्स में, बात खत्म। दूसरा, अगर फिक्स नहीं किया हुआ है तो इट कैन बी अग्रीड टू बी फिक्स इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूअर, मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल, एक हमने वो हिस्ट्री टीवी 18 का एक फेमस शो होता है, पॉर्न स्टार उसको बोलते हैं, ठीक हाँ है। भैया।
पॉनसाज उसमें क्या होता है, अगर मैं उसमें एंटीक चीजें बेची जाती है, मैं आपको एक एंटीक चीज बेच रहा हूँ, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 ऐसे टाइम की कुछ चीज बेच रहा हूँ, तो उसका वैल्यूएशन उनके अग्रीमेंट में होता है कि उनका वैल्यूएशन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट जो करेंगे उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। वो नहीं होता एग्जैक्ट बेसिस पे, एग्जैक्ट उसी का उसके बेसिस पे, उसको बेस रखते हुए हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो अग्रीमेंट जैसे हुआ उस हिसाब से हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। फिर या फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे हमारे बीच में ऑर्डिनरी धंधा का टर्म्स चल रहा है, मैं आपसे जब भी सामान खरीदता हूँ, आप होलसेलर मैं हूँ रिटेलर, तो होलसेलर रिटेलर से जब भी माल खरीदता है तो 20% डिस्काउंट में खरीदता है, तो भैया प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो भी आप एमआरपी रख रहे हो गुड्स का उसके 20% डिस्काउंट पे मेरे को आप गुड्स सेल करोगे। ये हम लोगों के बीच का रोजमर्रा का ट्रांजैक्शनल बेस के बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शन को प्राइस को डिटरमाइन किया। पहले बता दो यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ भैया यहाँ तक ठीक। भैया सेल और एग्रीमेंट टू सेल का नेचर ऑफ राइट्स का डिफरेंस बताइएगा ना। एक सेकंड, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में नेचर ऑफ राइट्स जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम। चलो जस्ट इन रेम का मतलब होता है पूरी दुनिया के अगेंस्ट, ठीक है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट। और जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक आदमी के अगेंस्ट। स्पेसिफिक सर एग्जांपल ले लेते हैं, एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अग्रीमेंट टू सेल, मैं धीरूभाई अंबानी ने उसको बोला कि अगर मेरे आम के पेड़ में उग गए, सपोज आम जो है प्रॉपर उग गए, पक गए, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें सेल कर दूंगा अरविंद केजरीवाल एट 80 रुपीज पर केजी। ये एग्जांपल याद आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, पेड़ पे आम लगने शुरू हुए थे, केरी हुआ था, केरी होता है ना आम पकने से पहले वो खट्टा कच्चा रहता है, कच्चा आम बोलते हैं, ठीक है। हाँ भैया। था धीरूभाई अंबानी का पड़ोसी एक दिन आया, बोला कि वाह कितना अच्छा केरी है, तोड़ के उसको खाने लग गया, तोड़ के उसको खाने लग गया। क्या अरविंद केजरीवाल ये पड़ोसी को स्यू कर सकता है? नहीं भैया। कैन एके स्यू पड़ोसी? नहीं। न्यू, ये एट मैक्स धीरूभाई अंबानी को सेल कर सकता है, स्यू कर सकता है कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हारे को तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये मैंगो को मेरे को सेल कर, तुमने सेल नहीं किया। तो भैया जो भी इसमें बायर होता है, जो भी बायर होता है उसका राइट किसके खिलाफ होता है? उसका खिलाफ सिर्फ एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ होता है, एक पर्सन के खिलाफ होता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अरविंद केजरीवाल दुकान से गया, दुकान में गया, दुकान से वो कुछ मैंगो खरीद करके लेकर के आया, मैंगो खरीद करके लेके आया, अपना घर पे रखा था, अचानक से इसका पड़ोसी आया और पड़ोसी आकर के मैंगो को खाने लग गया। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस पड़ोसी को स्यू कर सकते हैं क्या? कैन एके स्यू पड़ोसी? तुषार आपका डाउट, अविनीत आपका डाउट था। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट नहीं मिला? हाँ। सबके अगेंस्ट राइट नहीं मिला। यहाँ पर पड़ोसी ने खाया तो नहीं कर सकता, यहाँ पर पड़ोसी ने खाया तो कर सकता है। दिस इज द डिफरेंस। जब अग्रीमेंट टू सेल हुआ, कहा गया जस्ट इन देम, जब आपका सेल हो गया है तो आपको उस गुड्स के अगेंस्ट पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट मिलता है, आपको कोई भी उसमें रोक नहीं सकता उस गुड्स को कंज्यूम करने से, यूज करने से। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक व्यक्ति के खिलाफ राइट मिलते हैं, इसको बोलते हैं जस्ट इन नेम एंड जस्ट इन पर्सन नेम। फटाफट बताएंगे विनीत? समझ गया। ग्रेट, चलो उसके बाद पेरिशिंग वाला हमने डिस्कस कर लिया। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस में हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया प्राइस ऑफ गुड्स जो है फिक्स हो सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, एग्री टू बी फिक्स इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने फिक्स कर दिया प्राइस को। अब मैंने अपने अग्रीमेंट में कहा कि मैंने आपको कुछ गुड्स सेल कर रहा हूं, मैंने कहा कि भैया इसका जो भी सेल प्राइस होगा वो एक वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा, एक्सपर्ट आकर के डिटरमाइन करेगा। मैं आपको एक सेकंड हैंड गाड़ी सेल कर रहा हूं, मैंने कहा प्राइस जो है, एक गाड़ी का जानकार इंजीनियर है मिस्टर सोहन, मिस्टर सोहन बहुत ही जानकार इंजीनियर है, वो आकर के प्राइस को फिक्स करेगा। आप बायर, आपने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैं सेलर हूं, मेरे यहाँ पर गाड़ी है, मैंने कहा कि भैया सोहन आकर के प्राइस को फिक्स करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं कि प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी। तो प्राइस अगर फिक्स पार्टी, थर्ड पार्टी फिक्स कर रही है, अगर थर्ड पार्टी आया, सोहन आया, सोहन ने चेक किया
सोहन चेक करने के बाद ये बोलता है कि भैया हम तो प्राइस बता ही नहीं पाएगा इस गाड़ी का प्राइस बता ही नहीं पाएगा, इसका प्राइस एस्टिमेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो भैया ये अग्रीमेंट जो हमने किया था ये वॉइड हो जाएगा, बात खत्म। जो हमने सेल का बात किया था ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी प्राइस ही फिक्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, थर्ड पार्टी फेल टू फिक्स प्राइस। बायर आप मेरे से गाड़ी खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी है, आपने बोला कि एक काम करो बायर, जब वो जो सोहन जी जब भी आएंगे प्राइस फिक्स करने के लिए तब आएंगे, एक काम करो आप मेरे को गाड़ी दे दो, आज से मैं आज से इसको चलाना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने आपको चाबी पकड़ाई, आप लेकर के गए, आपने बराबर उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो थर्ड पार्टी जब सोहन आपके घर पे आए, तो सोहन ने देखा कि भैया मेरे बस की बात नहीं, आई कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ दैट गुड, बट आपने तो ऑलरेडी उस गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी प्राइस नहीं भी डिटरमाइन कर पा रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि आपने उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। प्लस आप जो प्राइस मुझे पे करेंगे ये रीजनेबल प्राइस है। अब देखो दिक्कत का बात और दुख का बात ये है कि रीजनेबल प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसके बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है। तो भैया ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस भी डिपेंड करेगा। कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट का जज डिटरमाइन करके बताएगा कि भैया प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। ये हम लोगों के, आपके और मेरे बस का चीज नहीं है कि प्राइस कैसे असर्टेन होगा, ये कोर्ट का जज बताएगा। कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो बस लॉ ने तो लिख के छोड़ दिया कि भैया अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर पाता है और सामने वाले यानी बायर ने गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो बायर उसके लिए मुझे एक सेलर को एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा। फिर थर्ड सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस। मान लो मेरे घर पे गाड़ी खड़ी है और मैं सोहन को अंदर आने नहीं दे रहा हूँ, गेट लॉक करके रखा है, मैं अंदर आने नहीं दे रहा हूँ, या गाड़ी की चाबी उसको नहीं दे रहा हूँ, या मैं किसी भी प्रकार से उसको रोक रहा हूँ फ्रॉम एग्जामिनिंग द कार सो दैट ही कैन नॉट फिक्स दी प्राइस। तो अगर मैं उसको रोक रहा हूँ फिक्स करने से प्राइस, तो अगर मेरी गलती है, आई एम द सेलर, मेरी गलती है, तो आई हैव टू पे डैमेजेस टू दी बायर। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बायर प्रिवेंट कर रहा है, बायर कैसे प्रिवेंट कर रहा है, मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो आप मुझसे गाड़ी लेकर के चले गए, अब गाड़ी मेरे प्रेमाइसेस में नहीं है, आपके प्रेमाइसेस में, अब आप सोहन को आने नहीं दे रहे हो, सोहन को आप नाटक कर रहे हो, सोहन को प्रिवेंट कर रहे हो फ्रॉम एग्जामिनिंग द कार, तो उस केस में आप जो है मेरे को डैमेजेस पे करोगे। ठीक है। तो ये प्राइस वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर प्राइस थर्ड पार्टी को फिक्स करता है तो क्या सीन्स होंगे। अगर उसने फिक्स कर दिया तो ठीक, अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाया तो वॉइड, अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाया और सामने वाला यानी बायर ने ऑलरेडी गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो बायर रीजनेबल प्राइस पे करेगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है। और इसमें एक सिचुएशन आता है, एक सेकंड, और इसमें एक सिचुएशन आता है अगर उस थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है फ्रॉम एग्जामिनिंग द गुड्स एंड फिक्सिंग द प्राइस, तो जो पार्टी एट डिफॉल्ट है, मतलब जो भी रोक रहा है, अगर बायर रोक रहा है तो बायर डैमेजेस पे करेगा सेलर को, और सेलर रोक रहा है तो सेलर डैमेजेस पे करेगा बायर को। हाँ, अब पूछेंगे। भाई मॉड्यूल से आपका मॉड्यूल में तो भैया 2 ही दिया हुआ है। हाँ, मॉड्यूल में तो भैया 2 ही दिया हुआ पॉइंट्स। void prevented, अब बायर तीनों था ना। अच्छा, एक में बायर, एक में सेलर, उसमें वो है। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई। अब नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट पे अगर और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। नहीं भैया, ठीक है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। कंडीशन एंड वारंटी, बेहतरीन चीज है कंडीशन एंड वारंटी, जान है। क्या होता है, हम कोई भी सामान खरीदने गया, जनरली क्या होता है, हम कोई भी सामान खरीदने गया, हमको कोई एक सामान खरीदने, मान लो डीएसएलआर कैमरा खरीदना है, तो अब हम डीएसएलआर कैमरा खरीदने गया, हमको कोई आइडिया नहीं है डीएसएलआर कैमरा का, तो हम एक दुकान में गया, दुकान वाले से हम उसको अपना रिक्वायरमेंट बताया, हम उसको बताया डीएसएलआर कैमरा छोड़ो, हम गाड़ी का बात करते हैं, हम उसको बोला कि साहब देखो हमको गाड़ी जो है ड्राइव करने के लिए चाहिए, टैक्सी, हम भाड़ा ड्राइव मतलब ऊबर में उसको ड्राइव पे देना चाहते हैं, तो हमको एक ऐसा गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज एकदम चकाचक चले, कम से कम 20 किलोमीटर का माइलेज तो हमको चाहिए 20 से ज्यादा हो गया, 15 किलोमीटर का माइलेज हमको चाहिए। ठीक है। अब वो व्यक्ति जो सेलर है, ऑफ कोर्स उसका बिजनेस है, उसको जानकारी होगा ही होगा, उसके पास स्किल है, उसको पता है, सारा नॉलेज है। ठीक है। उसके रिप्रेजेंटेशन है, उसने कहा कि सर ये वैगनआर गाड़ी ले जाओ, बढ़िया गाड़ी है, चकाचक 17 किलोमीटर की माइलेज देता है, इसको ले जाओ। ठीक है। मैं लेकर के आया और मैंने देखा कि भैया वैगनआर 17 तो छोड़ो, 10 का भी माइलेज नहीं देता। मुझे रिक्वायरमेंट कितना का था, 15 किलोमीटर का माइलेज का रिक्वायरमेंट था, वैगनआर देता 10 भी नहीं है। क्या ये जब ब्रीच हुआ, जो बेसिस पे ध्यान रखना,
मैं दुकान पे गया, दुकान पे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मैंने दुकान पे अपनी रिक्वायरमेंट बताई, जिसको बताई उसका बिजनेस था, इसको और उसके स्किल्स और जजमेंट पे रिलाई करते हुए मैंने गुड्स को परचेज किया, और बाद में मुझे पता चला कि जो मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी वही फुलफिल नहीं हो रही है। इसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन, फर्स्ट चीज। दूसरा, मैं दुकान में गया, मैंने उसको बोला कि मेरे को गाड़ी ऐसी चाहिए जो 15 किलोमीटर की माइलेज दे। उसने कहा ठीक है सर, 15 किलोमीटर वाली गाड़ी की माइलेज हम देंगे आपको। साथ ही साथ अब कई बार सेल्समैन गाड़ी जब दिखाते हैं तो वो भावनाओं में बह जाता है, जो भावनाओं में जब बहता है तो वो कई ऐसी चीजें आपको गाड़ी के बारे में बताता है जो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन भावनाओं में बता देता है। तो उसने मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि गाड़ी का जो बॉडी है, ऐसी पेंटिंग हमने इसमें लगाई है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें स्क्रैच लग ही नहीं सकता, ऐसी गजब की पेंटिंग हमने इसमें कर रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है सब, वेरी वेरी गुड। मेरी रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ परचेजिंग द गुड्स क्या था? माइलेज चाहिए 15 किलोमीटर का, स्क्रैच में रेजिस्टेंट हो नहीं हो, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। अब मान लो मैं गाड़ी जब लेकर के आया तो मैंने देखा जब गाड़ी कहीं लग गई मेरी, मान लो पिलर से लग गया, और मैंने देखा कि बराबर स्क्रैच, एकदम 2 सेंटीमीटर लंबा एक स्क्रैच मेरा गाड़ी में लग गया है। क्या अब ऐसी चीज को, मतलब जब सेलर ने सेल किया उसने बोला कि भैया स्क्रैच रेजिस्टेंट बॉडी है इसकी, पेंट है, लेकिन एक्चुअल में स्क्रैच लग रहा है, तो भैया ऐसी कंडीशन, जो ऐसी चीजें जो ब्रीच हुई है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो ब्रीच हुई है, इसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो भैया दो कंसेप्ट आता है इसमें, ब्रीच ऑफ, एक होता है कंडीशन, एक होता है वारंटी। भैया मैंने कुछ रिक्वायरमेंट बताई, मैं दुकान में गया, मैंने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट बताई, जो रिक्वायरमेंट मेरा बन रहा था बेसिस ऑफ माय परचेज, अगर वो रिक्वायरमेंट मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाइड, तो भैया ये माना जाएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन। मैंने कुछ रिक्वायरमेंट नहीं बनाई, उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेशन मान लो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो भैया ये क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ, सॉरी, वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी। अब आओ, इसको पहले तो हम यहां से पढ़ते हैं, डिफरेंस से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या है? एसेंशियल होता है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं गाड़ी खरीद ही रहा हूं क्योंकि मुझे एक माइलेज इस तरह का चाहिए, ठीक है। ये कोलैटरल होता है, मेन नहीं होता, ये साइड में आ गया, साइड में चिपक के आ गया, मेन पर्पस नहीं होता, ठीक है। अग्रीव्ड पार्टी कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, हम रिप्यूडिएट यानी कैंसिल कर सकते हैं। हम बोलेगा खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कंप्लीट कैंसिल कर, कंप्लीट करो, खत्म करो इसको, रेस्टिट्यूशन करो, बात खत्म। मैं क्लेम कर सकता हूँ डैमेजेस, या मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं रेप्यूडिएट भी कर सकता हूँ, मैं डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मांगने का, बस बात खत्म, ठीक है। breach of condition may be treated as a breach of warranty. Breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. Very very important statement, very very important statement. breach of condition जो होता है, इसको आप breach of warranty में भी convert कर सकते हो, breach of warranty में भी convert कर सकते हो। say for example मैं शॉप में गया, मैंने कहा मुझे एक घड़ी चाहिए जो वाटर प्रूफ घड़ी हो, वाटर प्रूफ घड़ी हो, आई एम अ स्विमर, प्रोफेशनल स्विमर हूं, मुझे घड़ी चाहिए वाटर प्रूफ घड़ी हो। शॉपकीपर ने मुझे एक घड़ी निकाल करके दिया, उसने बोला मस्त चकाचक वाटर प्रूफ घड़ी है, ठीक है। मैं लेकर के आया, पहले ही दिन मैं स्विमिंग पूल में डुबकी लगाया और डुबकी लगाते वो घड़ी खराब हो गई। क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन। मैंने दुकान में जाकर के बोला कि भैया इसका जो है मुझे डैमेज तो चाहिए, मुझे इसका डैमेजेस आपसे चाहिए, हाँ, लेकिन आई विल एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट, मैं इसको ठीक करा लूंगा, और मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, आई विल नॉट यूज इट व्हाइल स्विमिंग, वो वाटरप्रूफ नहीं भी है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जो डैमेजेस है वो तो आपको मेरे को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, भले मेरे को नुकसान हुआ है, भले ही देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ध्यान से सुनना, मैंने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लिया भैया, मेरा मेन रिक्वायरमेंट जो था मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर मैं रेडी हूं, तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्रीच ऑफ वारंटी।
तो भैया ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन का ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट हो जाता है जहां पर बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, यानी कि बायर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एक्सेप्ट्स अ डिफेक्टिव गुड इट इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बात खत्म। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, समझौता करने के लिए तैयार हूँ, जो मैंने मेन कंडीशन उसको बताया उससे मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा, बात खत्म, ठीक है। Where buyer elects to treat the breach of condition as one of the warranty, that is he may elect to claim damages instead of repudiating the contract। एक ही तरह का चीज हो गया, दोनों सिमिलर नेचर के चीज हो गया। मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को सिर्फ डैमेजेस दे दो, बात खत्म, रेप्यूडिएट नहीं करेंगे, घड़ी को मैं अपने पास रख के रखूंगा, ठीक है। Where the contract is indivisible, मतलब आप उसको अलग अलग से सेगमेंट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मैंने गुड्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। Where the fulfillment of any condition or warranty is excused by the law, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि भैया क्या होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एसी खरीदना है मेरे को, मैंने दुकान में जाकर के बोला कि भैया मुझे सीएफसी कंपोनेंट वाला एसी चाहिए क्योंकि कूलिंग और ठंडक बड़ा गजब का होता है सीएफसी बेस्ड एसीज में। दुकानदार ने बोला ओके। अब कल को एनवायरमेंटल लॉ चेंज हुआ और बोला कि भैया सीएफसी अगर CFC कोई ban हो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो सीएफसी का ऑल्टरनेट्स भी यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड होगा। तो भैया यहाँ पर अगर मैंने उसको कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सप्लाई किया रादर देन सीएफसी, तो भी एक वैलिड सेल माना जाएगा, इसको भी आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बोल सकते हो। तो जब आपका कोई भी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन या वारंटी कोई भी ऐसा शर्त वर्त है जो लॉ उसको एक्सक्यूज कर देता है, तो भैया उस केस में आपका ये मान लिया जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी है ही नहीं, सब एक्सक्यूज रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लॉ इम्प्लाइड होता है, कुछ लॉ के अंदर इम्प्लाइड कंडीशन होता है, कुछ लॉ में इम्प्लाइड वारंटीज होती है। इसको हम यहीं से कर लेते हैं, अभी रिवीजन के लिए ये काम आएगा, इजी होगा। इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं, कुछ इम्प्लाइड वारंटी होती है। कंडीशन एज टू टाइटल, जब मैंने गुड्स आपको बेच दिया है तो गुड्स का ओनर आपका हो गया, मैं इसमें किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैंने आपको एक घड़ी बेच दिया है, आप मेरी दुकान में आए, दुकान से आप घड़ी खरीद करके लेकर के चले गए, उसके बाद किसी भी प्रकार से मैं उस घड़ी के ऊपर वापस आपसे वो घड़ी क्लेम बैक नहीं कर सकता, वो अब आपका ही हो गया है। I have sold it, I have given it to the title। जब मैंने सेल किया तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, इम्प्लाइड है, मैंने आपको टाइटल ट्रांसफर कर दिया, अब मेरे पास किसी भी प्रकार से इस गुड्स के ऊपर कोई हक नहीं रहा, ठीक है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कई बार होता है हम दुकान में जाते हैं, कई बार दुकान में जाते हैं, या फिर मैंने मिंत्रा में मैंने इसका एग्जांपल दिया था। मिंत्रा में मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने देखा कि मेरी बॉडी के हिसाब से मीडियम साइज का शर्ट मेरे को सूट करता है, मैंने मीडियम साइज सिलेक्ट किया और उन्होंने भी मेरे को कहा कि मीडियम साइज का प्रोडक्ट आपको डिस्पैच करेंगे, और आ गया क्या स्मॉल साइज का या लार्ज साइज का। तो भैया ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्योंकि आपने जैसा डिस्क्राइब किया था वैसा ही आपको मेरे को जो है भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कंडीशन एज टू सैंपल। ये कई बार हम लोग करते हैं, आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं, तो अब तो खैर इस बार तो शायद ही कोई आइसक्रीम खाया होगा डर के मारे, बट जब भी आइसक्रीम पार्लर्स में जाते हैं जो आइसक्रीम खाने के लिए, तो भैया पहले तो 10 रकम की आइसक्रीम टेस्ट करते हैं, भैया ये कराओ वो कराओ वो कराओ, फिर उसने जो सैंपल हमको टेस्ट करके हमको जो सैंपल पसंद है हम वही कहते हैं कि भैया यही आइसक्रीम मेरे को पैक करके दे दो। अगर वही आइसक्रीम उसने नहीं दिया मेरे को, इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन एज टू सेल एंड डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी था, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, निकोल वर्सेस गोल्ड्स का, ठीक है। इसमें देखो क्या था, दुकान में मैं गया, मैंने कहा कि मुझे फॉरेन रिफाइंड ग्रेप ऑयल चाहिए, मुझे फॉरेन रिफाइंड ग्रेप ऑयल चाहिए। तो दुकानदार अंदर गया, उसने एक ऑयल लेकर के आया, सैंपल दिखाया, मैंने कहा ठीक है सही है, इसको आप 2 लीटर मेरे को भिजवा देना। सैंपल से अब मेरे घर पे जो प्रोडक्ट आया वो सैंपल से मैच हो रहा था, मतलब जो उसने सैंपल दिखाया वही मेरे घर पे बेचा था, लेकिन वो फॉरेन रिफाइंड ग्रेप ऑयल था ही नहीं। मतलब मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे वो मैच नहीं किया, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मेरे को सैंपल में दिखाया और सैंपल भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन ही माना जाएगा, क्योंकि भैया जो भी चीज आपने सैंपल दिखाई है वो भी मैच होना चाहिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वो भी मैच होना चाहिए, दोनों चीज आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लाइड कंडीशन टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस एंड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखो मर्केंटेबल क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि भैया हम उसको नॉर्मली यूज कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल दुकान में हम गए फोन खरीदने के लिए, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भैया दुकान में गया फोन खरीदने के लिए, कभी भी फोन के लिए ये बोला कि भैया देख लेना
मेरा हम फोन खरीद रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे कॉल होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, अरे पिटाई करेगा दुकान वाला, ये सब वाहियात बात करेगा। तो हाँ, हम उसको ये जरूर बोल सकते हैं कि भैया हमारा फोन में स्टोरेज मिनिमम 64 GB होना चाहिए, 128 GB होना चाहिए। फिर अगर वो नहीं देता है तो ये क्या होता है, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है। लेकिन हम कभी भी ये सॉरी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मैं उसको कभी भी बेसिक बातें नहीं बताता हूँ कि भैया फोन में बात तो होगा ना, मैसेज तो जाएगा ना, सिम कार्ड तो लगेगा, ये सब चीजें ऑब्वियस होता है। मर्केंटेबल क्वालिटी देखो ना, मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब गुड्स मस्ट बी ऑफ सच क्वालिटी। अगर मैं फोन खरीद रहा हूं तो कोई भी आम समझदार वाला आदमी उसको खरीद सके और उसको यूज कर सके। भाई फोन करना हो तो इम्प्लाइड है कि भैया उससे कॉल जाने चाहिए, मैसेज जाने, ये मैं दुकान में जाकर के नहीं बताऊंगा उसको कि भैया इससे फोन जाने चाहिए। वो कभी भी मेरा जो है कंडीशन में होता भी नहीं, इम्प्लाइड होता है कि भैया वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये हम नीचे अभी डिस्कस कर ही लेंगे। और लास्ट इसमें एक आता है कंडीशन ऑफ होलसमनेस। होलसमनेस मतलब आपका फिट टू कंज्यूम होना चाहिए। मतलब ये जनरली होलसमनेस का जो कंडीशन है ये कब होता है, ये जब आपका कोई कंज्यूमेबल आइटम होता है। मैं दुकान में गया मिल्क खरीदने के लिए, तो भैया मिल्क ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए जो फिट टू कंज्यूम होना चाहिए। होलसमनेस मतलब ये जनरली ईटेबल्स के लिए आता है, कंज्यूमेबल्स के लिए आता है, जो मैं कंज्यूम करने वाला हूँ। ये क्वालिटी होता है। मिल्क उसने दिया, वो मिल्क को जहर वाला मिल्क दिया, चूना से बना करके मिल्क दिया, भैया ऐसा अगर आप मेरे को सेल कर रहे हो तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले इंप्लाइड वारंटी के साथ। वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन, सिंपल। अगर मेरे को कोई गुड्स मैंने आपसे खरीद करके लाया है तो मुझे उस पर क्वाइट पोजेशन चाहिए, मुझे उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस आपसे नहीं चाहिए। मतलब मैंने अगर आपसे एक फोन, मान लो अगर ऐसा, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, मैं एक फोन खरीद करके लेके आया, उसके बाद मुझे जब भी वो फोन को अनलॉक करना है मुझे उस बायर जो बायर है उससे एक कोड लेना पड़ेगा। तो भैया ये मेरे को क्वाइट पोजेशन है कि डिस्टर्ब पोजेशन है? डिस्टर्ब पोजेशन है, क्योंकि मैं फोन को फ्रीली यूज नहीं कर पा रहा। तो ये क्या ऐसा होगा, ब्रीच ऑफ वारंटी होगा। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंसेस मतलब होता है चार्जेस। आप कोई भी चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मिस्टर एक्स ने गोल्ड खरीदा है फ्रॉम एक ज्वेलर है, ज्वेलरी शॉप है, उससे गोल्ड खरीदे, ठीक है, गोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है, पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब बाद में मिस्टर एक्स को थोड़ा दिन बाद पता चला कि ये ज्वेलरी शॉप ने तो ये गोल्ड को किसी बैंक को प्लेज कर रखा था, ठीक है, ये प्लेज क्रिएट कर रखा था, चार्ज क्रिएट कर रखा था या प्लेज क्रिएट करके रखा था, ठीक है, और फिर उसने जबरदस्ती आपको जो है सेल कर दिया। तो ये मिस्टर एक्स जो है ज्वेलरी शॉप के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये ब्रीच ऑफ वारंटी कहलाएगा। भैया इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि व्हीकल खरीदा उसका कोई ना चालान पेंडिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। व्हीकल आपने खरीदा, आप जब चालान पेंडिंग हो, कार लोन लेते या कुछ लेते हैं तो वही व्हीकल को आप गिरवी रखते हैं, ठीक है ना। तो वो एक व्हीकल को गिरवी रखते हैं, उस व्हीकल को आपने बेच करके ऑलरेडी पैसा किसी से ले लिया, तो भैया ये भी कैसा हो गया, वारंटी ऑफ फ्रीडम। वारंटी हो गया, ठीक है। वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। आप कभी भी खरीदते हो परफ्यूम या डिओड्रेंट्स वगैरह खरीदते हो तो उसमें फ्लेमेबल का साइन ऐसा बनाया हुआ होता है, ऐसा हाँ भैया ये फ्लेमेबल है, इसको आग वाग से दूर रखना। कई गुड्स में ऐसा डेंजर टाइप का खोपड़ी बनाया हुआ होता है, ऐसा खोपड़ी कि भैया ये गुड्स बहुत डेंजरस नेचर के हैं, ठीक है। तो कोई भी डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो उसमें डिस्क्लोजर अच्छा से करना पड़ता है। वारंटी टेस्ट टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसमें मान लो फिटनेस आइस टी, ऐसा कुछ एक कंपनी ने लॉन्च किया था, शायद नेस्कैफे का था, फिटनेस आइस टी उसने लॉन्च किया था, ठीक है। तो अब भैया फिटनेस के लिए आइस टी है, उसके अंदर उसने हैवी मात्रा में शुगर डाला था, हैवी मात्रा में शुगर आइटम्स डाला हुआ था। तो भैया जब आप इसको ये बोल रहे हो कि ये फिटनेस पर्पस के लिए, क्वालिटी और फिटनेस मतलब आप इसको फिटनेस के लिए यूज कर सकते हो, और आपने उसमें हैवी मात्रा में शुगर दिया, शुगर और फिटनेस का दूर दूर तक नाता नहीं। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे चिपका रहा है तो आई कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले बताएं। भैया एक बार ना ये फिटनेस वाला का मॉड्यूल में दिखाई मेरे को ऐसे। हाँ ये वाला। implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। मेरे अगर फिटनेस मेरे को फिट वो मान लो डाइट आइस टी बेच रहा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है डाइट आइस टी,
ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कि इसके इम्प्लाइड होता है कि भैया इसका यूजेज कैसा पर्पस के लिए, फिटनेस जो फ्रीक्स है उनके लिए ये हाँ भैया फिट रहेगा, और उसमें मैं शुगर मिला करके बेच रहा हूँ हैवी मात्रा में, तो भैया ये ब्रीच ऑफ वारंटी कहलाएगा। समझ गया। ठीक है, फिर आता हूँ केवीएट एम्प्टर। बस अब थोड़ा सा देर और है, थोड़ा सा देर हम और एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? अब बता दो, वरना हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं। कैन वी एक्सटेंड इट थोड़ा सा और, क्योंकि आई नो इट्स लंच टाइम और आप लोग सुबह से 11 बजे से कुछ लोग तो क्लास कर रहे कर हैं। सकता है भैया। नहीं, कुछ लोग 11 बजे से सेशंस कर रहे हैं, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड देयर पेन। तो वैसे तो एक ही ना है भैया, आज शाम का भी फ्री ही है। ओ ग्रेट, शाम को फ्री है आप लोग का? हाँ सर, शाम को कर सकते हैं। शाम को कर। ग्रेट, अरे तो पहले बता दे तो मैं शाम को ओवरऑल रख लेता ना। ठीक है ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू कर लेता है। टाइम बता दो आप लोग का कब फ्री है शाम को? 6 बजे ही रख लेते भैया। कोई भी क्लास नहीं है सर। कोई ओ नहीं है। ग्रेट 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 ग्रेट। इतना खुशी भैया। हाँ बहुत बहुत ज्यादा खुशी यार, मतलब मेरे को दुख है आप लोग का कोई भी क्लास नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं था, वरना मैं तो आज नहीं, होने वाला था अभी सर, कैंसिल किया। होने वाला था, गौतम भैया कैंसिल कर दिया। ओ ग्रेट, चलो ठीक है, तो फिर लेट्स कीप इट एट कितना बजे? 7:38 6 हाँ। रख लो। हाँ भैया 6 बजे रख लीजिए ना, तो फ्री हो जाएगा। हाँ ठीक है, रख लो ना, 6 बजे रख लो। स्टार्ट एट 6 PM नाइट। ओके भैया। आप तो पार्टी कर लिया नालायक। आप लोगों का भी पार्टी होगा, इसलिए आप बहुत खुश है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो ठीक है, अभी किसी का डाउट्स अगर है तो वो रुक करके पूछ सकता है। हम शाम को आज 6 PM मैंने बताया ना, 6 PM को हम कंटिन्यू कर लेंगे बाकी टॉपिक। सर कॉन्ट्रैक्ट का डाउट था। हमको भी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट से एक डाउट है, पहले मैं रिकॉर्डिंग